कल डिस्कस हम लोग कर रहे थे क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क क्या होता है, वो सब न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं। दो तरह के पार्टिकल हैं हमारे पास, एक होता है सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम को बनाता है, और एक हुआ जो सब न्यूक्लियर पार्टिकल जो न्यूक्लियस को बनाता है। न्यूक्लियस को बनाने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के बनाने वाले को बनाता है। तो न्यूक्लियस को कौन बनाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो जो क्वार्क होते हैं वो न्यूक्लियर पार्टिकल को ही बनाते हैं, इसलिए इसको सब न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। तो प्रोटॉन को बनाता है क्वार्क, न्यूट्रॉन को बनाता है क्वार्क। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे नेचर में ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें होती है जिसे आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल्स में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत होगा ऊपर ऊपर वाला। तो होता है क्या है कि मैटर या यूनिवर्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक तो एनर्जी या कह सकते हैं फोर्स या मैटर। तो मैटर कंपोजिंग कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसका काम होता है मैटर को बनाना, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका काम होता है फोर्स को बनाना। ठीक है, तो क्वार्क्स मैटर कंपोजिंग पार्टिकल्स है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आया कि इनमें से कौन सा मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे इसको कहते हैं हम लोग फर्मियोन्स। फर्मियोन्स होता है मैटर कंपोजिंग पार्टिकल्स, जिसमें दो टाइप के फर्मियोन्स होते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के मैटर बनाते हैं। एक होता है क्वार्क जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक होता है लेप्टॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। और हाँ, ये बात याद, आपने सुना है ये वर्ड जैसे बोसोन, हिग्स बोसोन, ये सब। बोसोन सुना है आपने? बोसोन तो सुना होगा, बड़ा फेमस वर्ड है हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। नहीं कि उसके बाद उसकी स्टडी नहीं की जा सकी, उसके बारे में पढ़ाई नहीं जा सका, तो बोल दिया गया गॉड पार्टिकल है भगवान का। मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें खत्म होती है तो वहाँ पे भगवान का अस्तित्व शुरू होता है ना। तो वही हुआ हिग्स बोसोन टाइप का। तो बोसोन होता है फोर्स क्रिएटिंग पार्टिकल। नेचर में हमारे पास कितने टाइप के फोर्स हैं? मेनली 4 तरह के फोर्स होते हैं, है ना। एक फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद सबसे वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये बाकी का जो 3 फोर्स है ऊपर वाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे कंपोज करता है हमारा बोसोन। बोसोन बनाती है इसे। खैर, क्वार्क्स मेनली हम लोगों को इसलिए पढ़ना होता था कि सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस है, इसका सवाल भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि 6 टाइप के क्वार्क हैं, और वो कंपोजिशन के बेसिस पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है। हम लोगों ने क्योंकि ये मान रखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पे कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाती है लोगों का कि सबसे छोटा चार्ज तो है, बोला कि हाँ है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। परंतु ये है क्या कि अभी इसको रिसर्च की कैटेगरी में ही रखा गया है, सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते आप इसे फिलहाल, क्योंकि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं मिल होगा आपको, ये कंबाइंड फॉर्म में होता है हमेशा। जैसे क्वार्क जो होंगे वो फ्री में नहीं, आपको सिंगल क्वार्क नहीं मिलेगा। क्वार्क जैसे मिक्स फॉर्म में मिलेगा, 2 अप 1 डाउन के साथ मिक्स मिलेगा, 2 डाउन 1 अप के साथ मिक्स मिलेगा। तो ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली अवेलेबल है, फ्री चार्ज उस पर है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री स्टेट में अवेलेबल सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें हम लोग। तो क्वार्क सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियॉन्स को बनाते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन कंपोजिंग क्वार्क कौन कौन होते हैं ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रोटॉन कंपोजिंग क्वार्क होता है, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होते हैं। आपको पता है कि कितने टाइप के क्वार्क हमारे पास थे? 6, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। याद रखने का तरीका भी बताए थे, ऊपर वाला अप है तो पॉजिटिव साइन कैरी करेगा और ज्यादा चार्ज होगा, मतलब 2e/3। कंफ्यूजन होती है कि e/3 तो याद रहेगा, लेकिन उसमें किसमें प्लस लगा और किसमें 2 लगा है, ये कंफ्यूजन जनरली हम लोगों ने देखा है, बच्चों के साथ होती है। तो तरीका हम बताए थे, जो टॉप वाला होगा, अप वाला होगा, ज्यादा वाला होगा, नहीं उसके साथ क्या करना है, पॉजिटिव साइन लगानी है और 2 उसे दे देना है, थोड़ा ज्यादा कर देना है उसे, भाई e/3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, और बाकी का नेगेटिव के साथ e/3। तो आप ये बताइए, ऊपर वाला अप है तो प्रोटॉन बनेगा 2 अप और 1 डाउन से, अप का चार्ज प्लस 2e/3, 1 अप का चार्ज 2e/3 और 1 डाउन का चार्ज -e/3। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करेंगे तो e आएगा, नहीं
3 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पे 2 2 हो गया आपका, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, टोटल कुल मिला के 2e/3 हुआ ना, ये हुआ आपका 4e/3 माइनस e/3। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 3e/3, 3 3 कट्टू प्लस ही आया, तो प्रोटॉन पे प्लस ई के बराबर चार्ज होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। उसी तरह से न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन में उल्टा याद रखो, इसमें 2 अप था 1 डाउन था, जिसमें क्या होगा 2 डाउन होगा और 1 अप होगा, 2 डाउन और 1 अप, सॉल्व करेंगे आएगा 0। क्लियर, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरह से आपको मेनली यही 2 सवाल इस पे बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन पे, ये जो कि आप याद भी रख सकते हैं या आप कॉन्फ़िगरेशन दिखा भी सकते हैं, कितने क्वार्क। काफी बार ये सवाल जो क्वार्क से रिलेटेड आता है, इसमें आपको हमने देखा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है कि इस पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये भी कह दिया गया है कि इसमें कितने क्वार्क हैं, इवन ये भी कह दिया कि इसमें कितने क्वार्क हैं और किस क्वार्क पे कितना साइन है, एक बार तो ये भी आया था। फाइनली आपको सॉल्व करना था, बस दिखाना था कॉन्फ़िगरेशन को, ऐसे कंपोजिशन होता है। क्लियर है। देखो क्वार्क्स जिस फोर्स के साथ बंधे होते हैं उस फोर्स का नाम क्या होता है, कोलर फोर्स, कोलर COLOR, कोलर फोर्स होता था नहीं। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो किस फोर्स के साथ बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ नहीं। अब खुद सोचो ना कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता होगा उनके बीच, फिर भी रिपल्सन नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि एक ऐसा फोर्स है जो उन दोनों को प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता होगा नहीं, और उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सब अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक। और देखा यह गया कि जो क्वार्क्स होते हैं उनके बीच फोर्स तो लग रहा होता है कोलर फोर्स, और उस कोलर फोर्स को क्रिएट कौन करता है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके बीच जो लगने वाले कोलर फोर्स हैं, उनको कहा जाता है ग्लोन्स। क्या कहते हैं, ग्लोन्स। इसी से आया है ग्लू वर्ड। ग्लू मतलब होता है चिपकना नहीं, गोंद ग्लू, तो ग्लू देखो GLU, ग्लू मतलब होता है चिपक के रहना, तो चिपका के रखने वाले सबस्टांस को क्या नाम क्या होगा, ग्लोन्स कहते हैं। मतलब आपको ये कहेगा कि क्या क्वार्क को क्या बाइंड करके रखता है, तो ग्लोन्स बाइंड करके रखता है। कौन से फोर्स, तो कोलर फोर्स। क्लियर है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए जो आपको हो सकता है कहीं आ जाए, ऐसे कुछ, या जनरल नॉलेज के लिए भी कह सकते हो। क्लियर है। सबसे हैवीएस्ट क्वार्क माना गया है टॉप क्वार्क को, हैवीएस्ट मतलब मास के बेसिस पे, और लाइटेस्ट क्वार्क अप या डाउन, इनके मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगभग अप और डाउन क्वार्क जो होता है इसका मास लगभग आसपास होता है, जो कि बराबर होता है 1/3 ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग बराबर होता है। उसका बाय 3 कर दोगे तो ये आपको टॉप या डाउन क्वार्क का मास आएगा। आपको लाइटेस्ट और हैवीएस्ट वाला याद रखना है बस, ठीक है। हैवीएस्ट क्या होगा, टॉप, और लाइटेस्ट क्या हो जाएगा, अप या डाउन, ठीक। हमने यहां पे ये बता ही दिया आपको कि मैटर कंपोजिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फर्मियंस। जनरली क्वार्क्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक होता है लेप्टॉन्स, ठीक है। ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। बोसॉन एक पॉपुलर टर्म था, इसलिए हमने कह दिया कि बोसॉन फोर्स कंपोजिंग पार्टिकल होते हैं, जो 3 तरह के बेसिक फोर्स हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन बनाता है अभी तक नहीं पता चला। ग्रेविटेशन फोर्स का, जैसे इसका काउज समझ में आ रहा है ना कि बोसॉन ही काउज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका अभी एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को, एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है ग्रेविटी का। आई बात समझ में, अभी कोई खास नॉलेज जिस तरह का इसका परफेक्ट ज्ञान प्राप्त हो गया लोगों को ना, उसका अभी तक नहीं पता है। क्लियर। तो ये हो गई क्वार्क्स रिलेटेड सारी बातें, कुछ ज्यादा ही हम लोग सीख लिए, इतना पढ़ना भी नहीं था आपको। बस 6 टाइप के क्वार्क याद रखने, उस पर रखा आप वो चार्ज और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन याद रहेगा, याद रखना ही है। आइए अब लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज कर रहे हैं उसका आज लास्ट टॉपिक होगा, फिर अगले क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स करेंगे उसमें हम लोग। इससे भी सवाल आया हुआ है कंपटीशन, इवन आपका JEE भी पूछ चुका है। हम देख रहे थे 2007 IIT में एक क्वेश्चन आया था
करवाएंगे आपको, आसान है, बन जाएगा, आपसे बना हुआ सवाल है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। एम्स भी पूछ चुका है। मतलब कल हम यही देख रहे थे कि आखिर इस टॉपिक से इतना जो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि बस ऐसे खाली गपशप कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो काम की बात है कि और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको लगेगा कि नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए था। अगर आप ध्यान से कॉपी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, तो हम बकवास ऐसा नहीं, देखो एक तो लिखाने का है कि पूरा रामचरितमानस लिखा दे, लेकिन उसमें जो आवश्यकता वाली चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वही तुम्हें पढ़ना है। नहीं, और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ छूट भी जाए। आप एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, आपको लगेगा कि नहीं ये जानना जरूरी था, क्योंकि उसने ये लिखा है, थोड़ा बहुत भी उन्होंने ये डिस्कस किया है। खैर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि नाम है चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज कंजर्व होता है कि चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हाँ, अपेयर और डिसअपेयर किया जा सकता है। तो चार्ज के लिए क्रिएटेड, जहां पे चार्ज बन रहा हो तो वहां पे क्रिएटेड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपेयर वर्ड यूज करेंगे। जहां पे चार्ज खत्म हो रहा होगा, गायब हो रहा होगा, वहां पे डिस्ट्रॉयड नहीं, डिसअपेयर वर्ड यूज करना है। क्लियर? कहा जाता है कि इसमें एक टर्म यूज हुआ है कि नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड वर्ड बार बार यूज आएगा आपकी जिंदगी में, काफी बार यूज होगा, इसलिए हम अभी आपको समझा देते हैं आइसोलेटेड वर्ड का। आइसोलेटेड मतलब होता है नहीं कहते आइसोलेशन, अभी तो ये आइसोलेशन वर्ड तो काफी पॉपुलर हुआ, ये 2-3 वर्ड। नहीं, आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट मतलब इनकमिंग आउटगोइंग बंद, ना आप जा सकते हैं बाहर, अंदर से बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। वही होता है कि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है या कोई भी, उसे आइसोलेटेड सिस्टम तब कहा जाएगा कि ना उसमें चार्ज आने का कोई रास्ता हो, ना उससे चार्ज जाने का रास्ता हो। इसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए? इट इज ए सिस्टम विच इज नाइदर कनेक्टेड टू दी सोर्स, सोर्स मतलब आने वाला, मतलब बैटरी सेल वगैरह, नोर कनेक्टेड टू दी सिंक, ये सिंक वर्ड यूज होगा, सिंक अर्थ कहते हैं, ग्राउंडेड नहीं किया गया हो, या जहां जाता है उसे आप सिंक कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये सोर्स सिंक वर्ड यूज होगा हमारे सिलेबस में। क्लियर है यहां तक? गुड। देखो हुआ क्या था कि जब चार्जिंग वाया फ्रिक्शन कर रहे थे हम लोग, फ्रिक्शन के बाद, तो फ्रिक्शन में क्या होता था कि इसके पास चार्ज नहीं है, सबस्टेंस के पास इनिशियली चार्ज नहीं होता था, वो न्यूट्रल होता था, और जैसे फ्रिक्शन होता था उसके पास चार्ज आ जाता था। तो यहां पे हम लोग ये मानते थे कि अरे चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हुआ। नहीं, तो इस हिसाब से ये इस कंसेप्ट को फुलफिल नहीं करता है कि चार्ज इज कंजर्व। मतलब अगर ऐसे सोचें तो नॉर्मली नहीं, तो ये यही नहीं कहता है कि भाई चार्ज कंजर्व नहीं होता है, और इस कहने के चक्कर में ये तो उसको प्रूफ ही कर देता है कि चार्ज कंजर्व होता है। जैसे पेयर प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग चार्ज कितना है, फ्रिक्शन कैसे चार्ज कंजर्वेशन को प्रूफ करता है? देखो, इनिशियल चार्ज कितना था? 0, न्यूट्रल थी, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपेयर हुआ तो नेट चार्ज कितना हुआ? बाद में भी 0, तब नेट चार्ज कांस्टेंट। हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो नेट चार्ज की बात करते हैं ना, इनिशियली कितना था, बाद में कितना हुआ, है ना, तब नेट चार्ज तो ऑलवेज भी कंजर्व होगा। तो उसी तरह से पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन वर्ड यूज किया गया है कि पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन ही मैटर का चार्ज कंजर्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इस चक्कर में कहे कुछ और रहा था, लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ ऐसा ही बोल देते हैं कि जो सच होता है, मुंह से सच निकल जाती है झूठ बोलने के चक्कर में। खैर जो भी, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन क्या है। इससे कुछ चीजें आपको जानने को मिलेगी, कर ले इसे। देखो पहले एनिलेशन कर लेते हैं। एनिहिलेशन मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं इसे, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर, मैटर को तोड़ना, मैटर को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, नहीं जला के, तोड़ के, फोड़ के, जैसे भी करें, मैटर का डिस्ट्रक्शन ही एनिहिलेशन कहलाता है। ठीक, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैटर को तोड़ेंगे कैसे, मैटर टूटेगा, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, मैटर डिस्ट्रॉयड होता है, खत्म होता है उसका अस्तित्व। तो मैटर को कैसे तोड़ेंगे, यहां पे गलती है, एक होगा, एक प्लस होगा रे, एक पॉजिट्रॉन होगा। जैसे मान लो आप ये सोचो कि एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज आपस में नहीं मिल गए पूरा सा, तो नहीं कहते हैं इस तरह से क्या होगा, दोनों आपस में टकराया मान लो, और टकरा के एकदम से एनर्जी रिलीज हुई,
ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, मैटर डिस्ट्रक्ट, जैसे पत्थर से जब मास डिस्ट्रॉयड होता है, तो जैसे आप स्टोन पत्थर को जब आप पत्थर से टकराते हैं, जोर से आप टकराइए, देखिए आपको कुछ अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी आती है कहाँ से, जितना पार्ट पत्थर का डिस्ट्रॉयड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैटर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मैटर लेना है और एक उसका एंटी मैटर लेना है। एक मैटर और उसका एंटी मैटर, हर मैटर का अपना एंटी मैटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमने लिया, इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं है क्या, बिल्कुल मैटर उसको कहते हैं जिसके पास मास हो और मोमेंटम वाली प्रॉपर्टीज हो करे, एम भी, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर्टी मैटर को प्रूफ करने के लिए चाहिए, एक तो मास। अगर मान लीजिए आपके पास मास नहीं है तो कैसे करेंगे कि फलाना सबस्टांस जो है वो मैटर है, तो प्रॉपर्टी है मोमेंटम। मॉडर्न फिजिक्स में इस कंसेप्ट का यूज होगा बहुत सुंदर सा, कि अगर आप किसी के पास मोमेंटम है ये बात प्रूफ कर दिए ना, मतलब वो मैटर है। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग एनर्जी और मैटर को पढ़ते हैं। तो मोमेंटम मतलब मास होगी तो वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम होगा ही होगा, है ना। खैर, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि मैटर है, और हमने उसका एंटी पार्टिकल, अगर आपको एनिहिलेशन कराना है, डिस्ट्रक्शन कराना है, ये तभी पॉसिबल है जब एक मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलैप्स करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमने लिया जो कि मैटर है, और हमने लिया फिर उसका एंटी मैटर, कौन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो उसको हमने कोलैप्स करवा दिया। अगर उसको आपस में छोड़ोगे तो अपने आप वो कोलैप्स कर जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों पे मास सेम होता है लेकिन दोनों पे चार्ज इक्वल अपोजिट नेचर का होता है, इक्वल और अपोजिट नेचर का होता है, मास भी इक्वल होती है, तो दोनों कोलैप्स करेगी। जैसे ही दोनों कोलैप्स किया, दोनों गायब हो गया, दोनों गायब होकर और यहां से लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकली, मतलब जितनी भी एनर्जी निकली यहां पे, ठीक है। और ये एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो यहां पे एनर्जी दिखा, कौन, किस टाइप की फोटोन, गामा फोटोन। देखो किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज होगी उसमें गामा रे तो होनी ही है। गामा फोटोन हो गया, ईएम वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है ये गामा फोटोन, काफी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसका होता है गामा रे का। तो गामा फोटोन यहाँ पे निकल रही होती है, ठीक है। और 2 गामा फोटोन निकलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली था, 2 गामा फोटोन निकला, और इस गामा फोटोन की एनर्जी कितनी थी, 0.51, ये डाटा न्यूमेरिकल डाटा पूछा जाता है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खैर, यहां पे 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि क्योंकि मैटर है तो मोमेंटम कंजर्व रखना है। इनिशियल मोमेंटम अगर मान लो 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। नहीं, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, नहीं, दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब गामा बनेगा ना, तो गामा क्या होगा कि दोनों गामा एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। गामा एक डायरेक्शन में भी निकल सकती थी, 2 गामा रे एक, जैसे मान लो ये कोलैप्स किया और हो सकता है कि एक गामा मतलब 2 गामा रे एक ही डायरेक्शन में निकले। तो यहां तक तो ठीक है, एनर्जी बन गई, बढ़िया है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है, नहीं इसका है मान लो एम भी और इसका माइनस एम भी, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम तो एम भी नहीं रहा, फाइनल मोमेंटम तो 0 नहीं रहा। इसीलिए इस चक्कर में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व होती है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या होता है कि एक गामा अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी गामा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्वेशन करना, इस वजह से गामा का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। क्लियर, गुड। इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि मैटर डिस्ट्रॉयड हुआ है, मैटर खत्म हुआ और मैटर कन्वर्ट हो गई है एनर्जी। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये भी उसी में से एक एग्जांपल है। अब देखो ये चार्ज कंजर्वेशन को कैसे सेटिस्फाइड करता है। चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियली चार्ज टोटल, देखो नेट चार्ज कितनी थी स्टार्टिंग में नेट चार्ज कितना था बाबू, जितना प्रोटॉन, जितना पॉजिट्रॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, तो नेट चार्ज अभी भी कितनी है, 0। और आपको पता है कि फोटोन चार्जलेस और मासलेस होता है, नहीं फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। तो फाइनल लास्ट में भी चार्ज क्या हुआ, 0 चार्ज कंजर्व हुआ ना। नेट चार्ज इनिशियल जितना था, नेट चार्ज फाइनली भी उतना ही है, तो चार्ज कंजर्व प्रूफ हो गया ना। एक हम लोग तो अभी देखते थे, मतलब मानते थे, ये प्रूफ भी हो गया। क्लियर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिए आपको कि ये एनर्जी कैसे आती है, जरा देखो। अगर कोई मास डिस्ट्रॉयड होगा और उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हम लोगों को एक ही फॉर्मूले यूज करने होते हैं, और वो फॉर्मूला है आपका आइंस्टाइन का E = mc²।
इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कितना मास डिस्ट्रैक्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, ये है वो मास। ठीक है, कितना मास डिस्ट्रॉयड हुआ है, आप उससे कितनी एनर्जी निकलेगी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे कितना मास डिस्ट्रॉयड हुआ है भाई, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन सेम होता है, लगभग इतने के बराबर। तो इतना इंटू टू मास डिस्ट्रॉयड हुआ है ना, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो ये है m, हमने क्या किया, मास टोटल लोगे ना बाबू, इलेक्ट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन का मास, तो ट्वाइस ऑफ, और c स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन है। अब ये जो एनर्जी है ये तो टोटल एनर्जी है ना, दोनों गामा फोटोन की कुल एनर्जी है ना, तो हर में आधा आधा होगा। एक गामा फोटोन इसकी आधी एनर्जी लेगी, दूसरा गामा फोटोन इसकी आधी एनर्जी लेगी, तो ये दोनों गामा फोटोन इक्वल एनर्जी कैरी करती है। तो ईच गामा फोटोन गेन्स 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर है, याद रहेगा, याद रखिएगा प्लीज। कहीं कहीं पे आपको 1.01 भी दिखेगा तो लगभग हाँ आसपास, यहां पे डाटा देखना ध्यान से। क्लियर, तो एनिलेशन समझ गए, एनिलेशन, इसलिए एनिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। इस प्रोसेस में मैटर डिस्ट्रॉय होती है और एनर्जी बन जाती है, और इसी का टर्म यूज किया जाता है एनिलेशन। क्लियर है, समझ गए, एनिलेशन से कैसे चार्ज कंजर्वेशन प्रूफ हुआ हमारा। क्लियर है, चलो एक और रह गया हमारा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन हम लोगों के लिए नया इसलिए होगा कि पेयर प्रोडक्शन में हम लोग पहली बार ये देखेंगे कि कैसे एनर्जी मैटर बनती है। ठीक है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन कैसे होता है। देखो नाम है पेयर प्रोडक्शन, मतलब जब भी कुछ बनेगी ना पेयर में बनेगी। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सुटेबल एनर्जी वाली गामा फोटोन ली गई, एक सुटेबल एनर्जी वाली गामा फोटोन, जिसको आप कह सकते हैं फोटोन है ये, नहीं गामा फोटोन, सुटेबल एनर्जी वाली गामा फोटोन ली गई और इसे एक न्यूक्लियस पे अटैक कर दिया गया। न्यूक्लियस पे उसको नहीं, न्यूक्लियस पे अटैक किया गया। तो न्यूक्लियस पे अटैक करने के बाद देखा यह गया कि दो तरह के पार्टिकल्स बन रहे हैं आपके, और एक पार्टिकल पे जितना, मतलब एक पार्टिकल बनता था, दूसरा उसका एंटाई पार्टिकल बनता था। एक पार्टिकल बन रहा होता था और दूसरा उसका एंटाई पार्टिकल हो रहा था। तो पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रॉन बनेगा तो दूसरा बनेगा पॉजिट्रॉन। तो एक गामा फोटोन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी, कोई चार्ज नहीं था, इसके पास चार्ज कितना है, 0। फाइनली क्या बना, पार्टिकल और एंटाई पार्टिकल या मैटर और एंटाई मैटर बना। तो नेट चार्ज फाइनली भी 0, चार्ज तो कंजर्व हो गई। मास, इसलिए तो मास कंजर्व भी नहीं होती है, नहीं मास कंजर्व नहीं होती है। देखो यहां पे कुछ मास था, बाद में मास मिला कि नहीं मिला, आपको मिला 2 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम मास मिला कि नहीं मिला। तब ये एक टेक्निक हुआ जिसमें एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मैटर में। इसमें मास कहां से आया होगा, एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी मैटर में। और ये कितनी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और m कितना हुआ, E/c²। ये हुआ कितना एनर्जी से कितना मास बनेगा। क्लियर, समझ पाए बात को। पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा होता है, पेयर प्रोडक्शन में गामा फोटोन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास हो रहा होता है। एक गामा फोटोन एक पार्टिकल और एंटाई पार्टिकल बना रही होती है। हमको चार्ज कंजर्वेशन मेनली देखना था, तो इनिशियल चार्ज फोटोन पे 0 और फाइनली नेट चार्ज भी हमने देखा 0 ही है। इस तरह से आपका चार्ज कंजर्वेशन भी वेरीफाई हो गया। तो चार्ज कंजर्व होती है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एग्जाम में या ऐसे कंपैरिजन दोनों के बीच पूछ देता है कि चार्ज और मास में क्या सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। डिसिमिलरिटी की बात करें तो कुछ देख लेते हैं। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, नेगेटिव भी है, और 0 चार्ज भी होता है न्यूट्रॉन का। लेकिन मास कभी 0 देखा है आपने? मैटर है तो मास तो कुछ न कुछ होबे करेगा, और ऑलवेज भी मास का नेचर पॉजिटिव होता है। ऐसा थोड़ी होता है सब्जी वाली दुकान के पास गए, घर से 2 केजी आलू दे गए उसे, नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है।
क्या, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करनी है। क्लियर, गुड। अब बताइए चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट होंगे वो अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं और रिपल्सिव नेचर की भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन क्या मास के बीच आपने कभी देखा है कि रिपल्सन हुआ हो? नहीं। तो मास के बीच जो फोर्स लग रहे होते हैं वो ग्रेविटेशनल, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। दो डिफरेंस हो गया। तीसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइजेशन मतलब मिनिमम चार्ज अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, जो कि खोज कर ली गई है, लेकिन अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ मास के बारे में कुछ नहीं। मिनिमम मास कितना होता है कुछ नहीं कह सकता। अभी तक क्वार्क भी जा रहा है आपका, मतलब बहुत छोटा छोटा मास अवेलेबल है, तो येट नॉट टू बी एस्टैब्लिश, अभी तक इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व। अभी अभी हमने प्रूफ किया है, और मास कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि मैटर एनर्जी, मास में एनर्जी के पास कोई मास नहीं है। तो मास को आपने क्रिएट किया ना, मास क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलोगे कि स्टार्टिंग में टोटल मास 0 था, बाद में भी नेट मास 0 हुआ। नेट मास 0 नहीं हो सकता है। बाद में देखो स्टार्टिंग में कोई मास नहीं था, लेकिन बाद में मास तो है। अब बोलोगे सर इसके पास पॉजिटिव, भाई मास पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। इसका मास प्लस होकर एक नया मास बनाया ना, मास खत्म तो नहीं हुआ। तो मास आपका कंजर्व नहीं होता है। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बात पहले भी हम आपको ऐसे बता दिए थे कि चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिपेंडेंट होता है। मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भले ही इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मास वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपका मास ज्यादा हो रहा होता है, बहुत कम ही जाता है, लेकिन होता है। आपको बिलीव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, बहुत कम है ना। लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन को फेंको तो बहुत ज्यादा मास हो जाएगा उसका। देखो इस फॉर्मूले से, मैक्सवेल वेव इक्वेशन है ये, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर से। इस फॉर्मूले से आप कह सकते हैं कि मास कैसे वेरी करता है। फॉर्मूले को देखते हैं। देखो ये रेस्ट मास होता है, लिखने दिए हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, तुम मार्क कर दो इसे। सॉरी, ये रेस्ट मास है। एम नट जो है ये रेस्ट मास है। रेस्ट मास मतलब बॉडी जब रेस्ट में होगी तो जो उसका मास होगा। क्लियर। और ये मास v वेलोसिटी पे, अगर ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। देखो ये थोड़ा बहुत जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, इससे आप जब जाते हैं तो वेलोसिटी में लाइट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलना शुरू कर दो, लाइट की स्पीड के बराबर, ठीक है, या मान लो कुछ, तो ये क्या हो जाएगा कि उस केस में आपका मास इंक्रीज करेगा। कैसे? देखो देखो, अगर आप मान लो आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं, ध्यान से देखो, 0 आ रहा है क्या तुम लोगों के दिमाग में? 1/0 इन्फिनिटी होता है। वाह वाह वाह, 1/∞ रे, 1/∞ 0 होता है। हाँ, और 1/0 1/∞ 0 ही होगा। एक समोसा को इन्फिनिटी लोगों में बांटना है, वैल्यू 0, और 1/0 एक समोसा है और किसी को नहीं देना है। कितने बराबर हिस्से हो सकते हैं? इनफाइनाइट, जब किसी को देना ही नहीं है। 1/0 इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन्फिनिटी। मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है, उसको लाइट की स्पीड से फेंक दिए, देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाइट की स्पीड जितनी होगी वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का उतना ही है, ये कट के 1 हो जाएगा, ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, एम नट बाय 0 मतलब समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। अप्रोच कर गया? नहीं समझे? बहुत ज़्यादा मास हो जाता है। इसका एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी में है, मतलब बस आ ही रहा है मैग्नेटिज्म में। हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, और साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं किया जाएगा। कारण एक ये भी है कि इलेक्ट्रॉन के पास ये समस्या है। समझे बात को? ठीक। तो इस तरह से मास वेरी करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी बढ़ जाने से बॉडी का मास बढ़ जाता है, डिपेंड नहीं करती है। चार्ज कैन नॉट बी डिपेंड ऑन है, इट कैन बी डिपेंड ऑन, कैन नॉट ना रे, इट कैन नॉट होगा, चार्ज कैन नॉट रे,
कैन नॉट, चार डिपेंड थोड़ी करती है, मिस प्रिंट था, चार डिपेंड नहीं करती है, सही कर लिए हैं? तो बोलो आज की क्लास में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं? क्लियर हो गया? ये टॉपिक हुआ समाप्त। अगले क्लास में हम लोग करेंगे नया टॉपिक और वो टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स। क्लियर है? यहां तक आप लोग रिवीजन करिए, क्वेश्चन वोश्चन बनाइए। क्वेश्चन वोश्चन क्या बनाइएगा, एक बार बस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इसका जो होगा 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग टेस्ट के फॉर्म में आपको दे देंगे, उसमें वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन भी कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। उस क्वेश्चन को बड़ा संभाल से रखना, बहुत मेहनत से उसे ढूंढ ढांड के ला रहे हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही कितना बनेगा, लेकिन सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेस्ट के रूप में। हो सकता है संडे को हो जाए इस टॉपिक का टेस्ट। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग फिर सेम समय में।